कहानी की शुरुआत में हमें एक आवाज सुनाई जाती है जो कि बोल रही होती है कि मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा बोरिंग थी। मैं हमेशा वहीं बस से ऑफिस जाता, पर एक दिन सब चेंज हो जाता है। मैं दूसरी दुनिया में रिइंकार्नेट हो जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर वहाँ का लॉर्ड बन जाता हूँ। तभी अगले ही सीन में हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि मेरे हाथ इतने छोटे क्यों हैं। वो अपने बेड से उतरकर जब विंडो के बाहर दिखता है तो सारी दुनिया चेंज हो जाती है। तभी वहाँ एक मेड आती है और परेशान होकर कहने लगती है, वेन समा आप ये क्या कर रहे हैं, आपको इससे चोट लग सकती है। वो बच्चा बोलता है तो मेरा नाम वैन है, और उसे पता चल जाता है कि वो दूसरी दुनिया में रिइंकार्नेट हो चुका है। मेड उससे कहती है, वेन समा आप इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज कैसे कर रहे हो, आप तो अभी बस 2 साल की हो ना। ये सुनकर वेन कहता है, अरे बहनचोद मैं तो ये भूल ही गया कि मैं दूसरी दुनिया में रिइंकार्नेट हुआ हूँ, मुझे थोड़ा बच्चों की तरह बिहेव करना चाहिए। और वैन को यहाँ की सारी चीजें भी पता थी कि उसके बाप का नाम जेल्पा है और उसके 2 भाई हैं जिनका नाम है जेट और सेस्टो। जिसके बाद यहाँ ब्रेकफास्ट का टाइम होता है और सारी कुड़ियाँ वैन के पास थी, उसकी तारीफ कर रही थी कि वो कितना अच्छे से खाना खाता है। तभी वैन के फादर उनसे पूछते हैं कि जेट तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। जेट कहता है, हाँ ठीक ही चल रही है। वो सेस्टो से भी पूछता है तो वो कहता है कि मेरी टेंशन भी ना लीजिए, मैं भी अच्छा कर रहा हूँ। उनका फादर कहता है, ठीक है, पर वैन तुम क्या करने का सोच रहे हो। वैन कहता है, देखो फादर मैं तो अभी यही सोच रहा हूँ कि मैं पहले चलकर अपने नेशन की हिस्ट्री और इसके कल्चर के बारे में अच्छे से जानूं। और ये बात सुनकर पता नहीं इसका बाप सटिया जाता है। वो जोरों से हंसने लगता है और कहता है, मैं तो बस ये जानकर शौक हो गया कि तुम्हें इन सब चीजों में इंटरेस्ट है। ये देखकर तो मुझे लगता है कि हमारे नेशन का फ्यूचर सुरक्षित हाथों में है। देखो वैन बेटा, मैं तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ, तुम मेरे भरोसे की गांड मत मारना। जब तुम 8 साल के हो जाओगे तब हम तुम्हारी मैजिक एबिलिटीज को चेक करेंगे। वैन कहता है, ठीक है पापा, और वो मैजिक एबिलिटीज के बारे में बताता है। दरअसल जो नोबल्स होते हैं मेनली उनके पास 4 तरह का मैजिक होता है। वो उन 4 तरह के मैजिक एलिमेंट को काफी अच्छा मानते हैं, जिनमें होता है फायर एंड वाटर, विंड एंड अर्थ। और अगर इनके अलावा इनके पास कोई और मैजिक एलिमेंट होगा तो उसे स्पेशल नहीं माना जाता, उसे बस एक आंटू झांटू ही माना जाता है। और जब बच्चा 8 साल का हो जाता है तभी उसका मैजिक अवेक होता है और तभी हम उसे देख सकते हैं कि किसमें कौन सा मैजिक एलिमेंट है। और फिर अगले सीन में वैन टिल से मैजिक के बारे में और भी सारी बातें जान रहा होता है, जो देखकर बाकी की जो मेड थी वो शॉक हो जाती हैं कि वैन समय इतने छोटे होने के बाद भी कितने समझदार हैं। वो कॉम्प्लिकेटेड चीजों के बारे में बस पूछ ही नहीं रहे, वो उनके बारे में नॉलेज भी हासिल कर रही हैं। तभी यहाँ स्पार्टा नाम का एक बटलर आता है जो कि वैन की पढ़ाई में मदद करेगा, लेकिन वैन जब उसे दिखता है तो उसकी फट के 4 हो जाती है। उसे उससे काफी ज्यादा डर लगता है। स्पार्टा कहता है कि वैन सामा आज से मैं तुम्हारा टीचर हूँ, और उसके बाद वो पेल कर उसकी पढ़ाई कराता है। वैन 2 साल अपनी पढ़ाई करता है और हम दिखते हैं कि अब वो 4 साल का हो चुका है और टिल के साथ अपनी स्वॉर्ड ट्रेनिंग कर रहा था। लेकिन टिल तो अपनी ही ग्रांड मस्ती में लगी हुई थी, वो यहाँ वैन के मजे ले रही थी, जिस वजह से बाकी की मेट्स गुस्सा हो जाती हैं क्योंकि वैन एक प्रिंस है, तुम उसके साथ मजाक नहीं कर सकती। मेट्स वैन से टिल को सजा देने के लिए कहती हैं, बट एज अ मेन कैरेक्टर वो उसे माफ कर देता है। आगे और साल बीत जाते हैं और वैन अभी भी अपनी स्वॉर्डमैनशिप में लगा हुआ होता है। वैन आराम से अपने से बड़े लोगों को पेल सकता है और बाकी के बच्चे तो ये देखकर शौक हो जाते हैं कि वैन एक नोबल होने के बावजूद भी लोगों से कितना अच्छे से बिहेव करता है। उसकी गमांड में बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है। जिसके बाद हम दिखते हैं कि वैन ऐसे ही बैठा हुआ था, लेकिन तभी उसके पास डेप्यूटी कमांडर डी आता है। उसको पता चल गया था कि वैन की स्वॉर्डमैनशिप कमाल की है, जिस वजह से वो उसे यहाँ देखने के लिए आ गया। उसके हाथों को देखकर डी को लगता है कि वैन रात भर अपनी तलवार से खेलता होगा, लेकिन वैन मना कर देता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसे पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता। तभी डी वैन को बताता है कि उसने सुना है कि स्पार्टा को ऑर्डर दिए गए हैं कि वो वैन की स्टडी को 3 गुना ज्यादा बढ़ा देगा। ये सुनकर तो वैन की गमांड फट जाती है कि भाई मुझे और कितना पढ़ना पड़ेगा। वो वैन से कहता है कि मैं तुम्हारी स्टडी के बावजूद भी तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग बहुत अच्छी कराऊंगा। जिसके बाद वैन डी की स्वॉर्डमैन ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर देता है और उसकी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वैन का तो पानी निकल जाता है, लेकिन डी तो अभी भी नहीं रुकता। वो उसे और ज्यादा ट्रेनिंग करने के लिए कहता है, जो देखकर वैन कहता है, मदर फादर मुझे मार के ही रहेगा क्या। पर तभी टिल वहाँ टॉवल लेके आती है और वैन के पानी को साफ करने लगती है। पर इतना सब होने के बावजूद भी वैन को अपनी ये लाइफ बहुत पसंद है। और अब आगे हमें दिखाया जाता है कि इतनी सारी स्टडी और ट्रेनिंग करने के बाद वैन का दिमाग खराब हो जाता है, तो वो अपने मूड को फ्रेश करने के लिए मार्केट आया होता है। और मार्केट आने के बाद वैन काफी ज्यादा खुश हो गया था। तभी उसके आगे एक बिल्डिंग आती है, तो वो उसके बारे में पूछता है कि ये क्या है। तो टिल बताती है कि मैरिज चेम्बर ऑफ कॉमर्स हॉल है।
ये कंपनी बहुत ही बड़ी है और एक ही किंगडम के अंदर इसके काफी सारे ब्रांचेस हैं। तभी वैन दिखता है कि एक बंदा एक लड़की को बांध कर कहीं ले जा रहा था और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा था। वैन उससे पूछता है कि अंकल क्या कर रहे हो तुम इसके साथ। वो अंकल कहता है अरे चुप कर बे लल्लू, ये मेरा बेटा है तो तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है और हाँ मैं इसे यहाँ बेचने के लिए आया हूँ। तो टेल उसे बताती है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को खाना पीना नहीं खिला पाते तो वो पैसों के लिए अपने बच्चों को स्लेवरी में बेच देती हैं। तभी यहाँ कॉमर्स हॉल से एक लड़की बाहर आती है जिसका नाम रोसालिया था। वो वैन को पहचान लेती है और कहती है कि लॉर्ड वैन समा आपका यहाँ स्वागत है, आपको यहाँ जो भी चाहिए हो वो आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। तो वैन रोसालिया से पूछता है कि ये जो लड़का है इसकी कीमत क्या होगी, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। तो रोसालिया उस बंदे से पूछती है कि इस लड़की के अंदर कौन सा मैजिक है। वो बंदा बताता है कि इसके पास थ्वेक का मैजिक है। रोसालिया कहती है तो तुम्हें इसके बदले 3 सिल्वर कॉइन मिलेंगे। जो सुनने के बाद वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि बस 3 सिल्वर कॉइन, और वो अपने लड़के को धोने लगता है और यहाँ से किसी और शॉप में ले जाने लगता है। वो उसे कहीं और जाकर अच्छे दाम में बेचेगा। तो वैन उसे रोककर कहता है कि मैं तुम्हें इसके बदले 5 सिल्वर कॉइन दूंगा। और ये सुनते ही वो बंदा इसके लिए मान जाता है और पैसे लेकर अपने लड़के को यहाँ छोड़कर भाग जाता है। और इस लड़के का नाम खामसिम होता है। वैन खामसिम को फ्री करते हुए कहता है कि अब तुम आजाद हो तो कहीं भी जा सकते हो, लेकिन खामसिम के पास रहने के लिए और जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। और ये बात वैन भी समझ गया था तो वो सोचता है कि उसे खामसिम को अपने मेंशन में ले जाना चाहिए। लेकिन सोल्जर्स उसे बताते हैं कि लॉर्ड वैन समा आपके फादर किसी को भी ऐसे मेंशन में आने नहीं देंगे, खासकर वो कोई ऐसा आंटू झांटू हो। लेकिन अगर आप इसे एक स्लेव के तौर पर अंदर लाना चाहें तो आप इसे बेझिझक ला सकते हैं। तो अब वैन के पास कोई भी चारा नहीं था, उसे ना चाहते हुए भी खामसिम को अपना स्लेव बनाना पड़ता है जिससे वो उसे मेंशन में ले जा सके और उसे एक अच्छी जिंदगी दे सके। और खामसिम को भी इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो रोजालिया उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट बना देती है जिससे कि उन दोनों के हाथ पर एक सील आ चुकी थी, जिसका मतलब है कि ऑफिशियली खामसिम उसका स्लेव बन चुका है और वैन उसका मास्टर है। तभी रोजालिया वैन से मना करने लगती है कि वो उससे कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगी। ये सुनकर वैन खुश हो जाता है और उसे थैंक यू कहता है। पर ये देखकर तो रोजालिया शॉक हो चुकी थी क्योंकि एक नोबल ने उसे अभी थैंक यू कहा, जो कि काफी रेयर होता है। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ खामसिम वैन के पास आकर उसे बताता है कि आपसे मिलने के लिए मास्टर डी आ रहे हैं। ये सुनकर वैन खामसिम को एक कुकी देते हुए कहता है कि तुम ये ले सकते हो पर कमांडर डी को मेरे बारे में कुछ मत बताना, जिसके लिए खामसिम मान जाता है। और तभी यहाँ पर कमांडर डी आ जाता है जो उससे पूछता है कि वैन कहाँ है। खामसिम कहता है कि लॉर्ड अभी यहाँ नहीं है, लेकिन डी को पता था कि वैन यहीं पर आया था। और खामसिम के मुंह पर कुकी लगी हुई देखकर उसे सारी बात समझ आ जाती है, जिस वजह से वो गुस्सा हो जाता है कि खामसिम ने रिश्वत लेके वैन के बारे में बताने से मना कर दिया। तो खामसिम कहता है कि मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं उनका नौकर हूँ नौकर, मुझे उनकी बात माननी ही होगी। जो सुनकर कमांडर डी कहता है कि बच्चा होने के बाद भी तुम में काफी दम है, तो अब से वैन के बदले मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। और ये सुनकर खामसिम की फट जाती है। और अब वैन 8 साल का हो गया था और पूरे किंगडम में उसकी ही बातें हो रही थी और सारे लोग ही उसे पसंद करते हैं और ये भी लोग वैन के मैजिक एट्रीब्यूट आने का वेट कर रहे हैं। पर हमें पता चलता है कि वैन के पास 4 एलिमेंट मैजिक में से कोई नहीं था। इसके बदले वैन को सबसे बेकार एट्रीब्यूट मिलता है जो कि था प्रोडक्शन मैजिक। उसका बाप गुस्से में कहता है कि तुम्हें पता है प्रोडक्शन मैजिक को सबसे बेकार मैजिक क्यों माना जाता है, क्योंकि तुम मटेरियल्स को अपने दिमाग में विजुअलाइज करके उनका कोई भी हथियार बना सकते हो, क्योंकि इसका क्या फायदा, ये तो बेकार है। ये सारी चीजें तो हम इंसान अपने हाथों से वैसे ही बना सकते हैं। मुझे तो ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि मेरे बाकी के बच्चों पर स्पेशल मैजिक है और तुम पर ये आंटू झाटू कैसे आ गया। मुझे लगता है कि मैं ही चूतिया था जो तुमसे इतनी उम्मीदें लगा ली। तो इसीलिए वैन के फादर उसे ऊपर पहुंचाने ही वाले थे, लेकिन तभी वैन का बड़ा भाई मुर्शी उन्हें रोक लेता है। मुर्शी अपने फादर से कहता है कि रिमोट विलेज जो कि हमारे मार्च का हिस्सा होने के बावजूद भी बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, अपनी लोकेशन की वजह से अभी तक अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, तो क्यों ना उस विलेज को हम वैन को दे दें। मुर्शी बताता है कि उस विलेज में बस 100 लोग ही रहते हैं, वहाँ पर कोई भी इम्पोर्ट इंडस्ट्री नहीं है और ऊपर से वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर हैं जो कि नॉर्थ के माउंटेन की ओर गेड़ियां मारते रहते हैं। अगर वो विलेज डेवलप हो जाता है तो हमारे बहुत काम आएगा। ये सुनकर मार्कस यानी वैन के फादर डिसाइड करते हैं कि वो वैन को उस गांव का लीडर बना देंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी मुर्शी वैन से माफी मांगने लगता है कि उसे अपने
छोटे भाई को ऐसी जगह पर नहीं भेजना चाहिए, अभी तो उसकी जांच भी नहीं आई। पर वैन उससे कहता है कि आपको माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने ऊपर जाने से मुझे बचा लिया, वरना आज तो फादर मेरे ऊपर की टिकट काट ही देते। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ वैन की उस विलेज में जाने की तैयारी हो रही होती है, जहाँ कुछ एडवेंचरर्स भी उसके साथ जाएंगे क्योंकि साथ में सोल्जर ले जाने के लिए उसे अलाउ नहीं किया गया। और तभी टिल वहाँ भागती हुई आती है और कहती है कि मैं लॉर्ड वैन सामा की पर्सनल मेड हूँ, तो मैं भी उनके साथ जाऊंगी। और तभी यहाँ कमांडर डी भी आता है जो कि वैन के साथ जाना चाहता है। उसके पास जितनी भी स्वॉर्डमैन स्किल है वो उन सबको वैन को सिखाना चाहता है, लेकिन वैन कहता है कि अरे यार लग गए लोड़े। और तभी स्पार्टा भी यहाँ आता है और उसे बताता है कि उसने उसके फादर से रिटायरमेंट ले ली है, तो वो अब उनके ऑर्डर्स नहीं मानेगा, वो अब अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता है, तो वो भी वैन के साथ जाएगा। पर वैन इन सब चीजों से थोड़ा सा परेशान हो जाता है, जिसके बाद वैन ये देखकर शॉक हो गया था कि सारे लोग उसे बाय करने के लिए आए थे और वो लोग वैन को देखकर काफी ज्यादा खुश थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये काफी आगे आ चुके थे, जहाँ वैन अपने प्रोडक्शन मैजिक को टेस्ट करता है और एक लकड़ी की मदद से छोटी सी स्वॉर्ड बना देता है। लेकिन तभी वो लोग रुक जाते हैं। वैन देखता है कि जिस विलेज में वो जा रहे हैं वहाँ पर पहले से ही गुंडों ने अटैक कर दिया है। उसके साथ के एडवेंचरर्स कहते हैं कि साली ये आवारा गुंडे ही होंगे, अब इनका भी कुछ करना पड़ेगा। वैन देखता है कि विलेज के चारों ओर एक लकड़ी की दीवार लगा दी गई है और अंदर बहुत एनिमीज होते हैं, लेकिन वैन की टीम के मेंबर्स थोड़े कम हैं। लेकिन इसके बाद भी डी तो लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन हायर किए हुए एडवेंचरर्स में से एक ऑर्थो नाम का बंदा बोलता है कि वो गुंडों से नहीं लड़ने वाला, उसका काम बस वैन को गार्ड करना है, वो कोई भी बैटल करके अपने लोगों की जाने खतरे में नहीं डाल सकता। डी कहता है तो वो वैन को प्रोटेक्ट करे, वो खुद आगे जाके सब देख लेगा। एडवेंचरर्स इसके लिए हाँ कहते हैं, लेकिन तभी स्पार्डो ने रोकते हुए कहता है डी अगर आप मारे जाते हैं तो विलेज पर कंट्रोल लेने का भी हमें कोई फायदा नहीं होगा। स्पार्डो ने बताता है कि वो एलिमेंटल मेज है, उसके पास एक प्लान है। स्पार्डा का प्लान होता है कि वो पहले आगे जाकर एक डिफेंस वॉल को बनाएगा और एक चारे की तरह एनिमीज का ध्यान अपनी ओर कर लेगा। उसी का फायदा उठाकर वो लोग फ्लैंक मार के पीछे से जा सकते हैं। लेकिन इस प्लान में एक दिक्कत थी कि स्पार्डा की जान चली जाएगी। ये बात वैन को भी पता थी। स्पार्डा आप ऐसा नहीं करोगे, आप मेरे लिए अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। लॉर्ड वैन सामा मुझे आखिरी बार अपनी बहादुरी दिखाने का मौका दीजिए। लेकिन वैन कहता है कि स्पार्डा आपने हमारे विलेज के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, मैं ऐसी जगह आपको मरने नहीं दे सकता, और न ही डी और उनके सोल्जर्स को। आप सभी लोग मेरे लिए बहुत कीमती हो, आपके बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, इसलिए काम करते हैं कि चारा मैं बनूंगा। जो सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। टिल वैन पर गुस्सा होने लगती है कि आप ऐसा नहीं करोगे, लेकिन वैन उनकी बात नहीं मानता और आगे जाते हुए कहता है कि मैं अपने लोगों को मरते हुए देखना नहीं चाहता। मैंने दिन रात स्पार्डा और डी के साथ ट्रेनिंग की है, जिस वजह से मैं आसानी से मरने नहीं वाला, पर भले ही मैं मर जाऊं, मैं अपने लोगों के लिए मरूंगा। एक लॉर्ड के लिए इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। और वैन की बात सुनकर ऑर्थो शॉक हो जाता है और उसे याद आता है कि जब वैन पहली बार उसे हायर करने आया था तो ऑर्थो को लगा था कि ये भी बंदा बाकी नोबल्स की तरह घमंडी होगा। लेकिन वैन से मिलने के बाद उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है, क्योंकि वैन एक स्वीट बंदा था, वो काफी अच्छा नोबल है, बाकी नोबल्स की तरह घमंडी नहीं जो कि बस एडवेंचरर्स को अपना टॉय मानते हैं। तो ऑर्थो को भी वैन पसंद आ गया था और उसके मेंबर्स को भी वो पसंद आता है। और प्रेजेंट में ऑर्थो आगे आकर कहता है ठीक है, तो हम आपके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अभी अभी एक बच्चे ने कहा कि वो अपनी जिंदगी खतरे में डालेगा, और अगर मैं ये सब चीजें चुपचाप खड़े होकर देखता रहा तो मेरे मेंबर्स मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे। हाँ आपने सही कहा, हम आज तक जितने भी नोबल से मिले हैं आप उन सब में से बहुत अलग हो, आपको तो अभी तक हमारे नाम भी याद है। और तभी स्पार्डा और डी भी वैन को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आते हैं और कहते हैं कि मार्कस फैमिली का फ्यूचर वैन सामा के हाथों में ही है। स्पार्डा ने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी वो उसी का यूज करने वाले हैं। तभी स्पार्डा अपने एलिमेंट मैजिक से एक वॉल बना देता है और सारा की साइड से एरो जा रहे थे। डाकुओं की भी गांड फट चुकी थी कि ये वॉल कहां से आ गई, पर डाकुओं का बॉस उन्हें ऑर्डर देता है कि वॉल के पीछे जितने भी लोग हैं उन सभी को मार दो, और सारे डाकू वॉल की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन डी आकर उन सबको चाकू देता है। दूसरी तरफ ऑर्थो भी डाकुओं को चाकू दे रहा था। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा था। बाकी के एडवेंचरर्स भी डाकू को पेलने में लगे थे और डी का तो भाई अलग ही रौला था। उसका ये रूप देखकर डाकू की फटके चार हो जाती है और वो यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन ये देखकर डाकू के बॉस को गुस्सा जाता है और वो सीधा वॉल की ओर भागने लगता है। और तो कहता है कि अरे नहीं उसे रोको, वो वॉल की ओर जा रहा है। लेकिन बॉस को रोकने के लिए कोई नहीं था। वो बाहर आकर फ्लोरियल पर अटैक कर देता है, लेकिन सही वक्त पर वैन वहाँ आकर उसके पैरों पर स्लैश मारता है, जिससे
से डाकू नीचे झुक जाता है और खामसिम आकर उसे चाकू देता है, यानी डाकू के बॉस को मार के खत्म कर देता है। और हम देखते हैं कि बचे हुए डाकुओं को इन्होंने बांध दिया होता है और इसी के साथ ये मैटर यहीं सॉल्व हो जाता है। ऑर्थो सोच रहा था कि उसे कुछ समय के लिए वैन के पास ही रुक जाना चाहिए, लेकिन इन 5 एडवेंचरर्स को दूसरा काम था जिस वजह से ये यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ऑर्थो की टीम अभी भी यहीं रहेगी। जिसके बाद वो उस विलेज में जाते हैं। इस गाँव की हालत सच में बहुत ज्यादा खराब होती है। तभी वैन के सामने इस विलेज का चीफ रोंडा आता है। पहले वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वैन बताता है कि वो इस विलेज का न्यू लॉर्ड है। रोंडा उनके विलेज को बचाने के लिए वैन से थैंक यू कहता है। क्या यहाँ पर पहले भी ऐसा अटैक हुआ था? हाँ, इस साल हमारे विलेज पर काफी सारे अटैक्स हुए हैं। पहले जो नाइट्स हमें प्रोटेक्ट करते थे अब उन्होंने भी यहाँ आना बंद कर दिया क्योंकि हमारा उनकी कंट्री से वास्ता टूट चुका है। अब हम फेटिव मार्च कंट्री के साथ जुड़ चुके हैं और ये फेटिव मार्च किंगडम वैन का ही है। वो कहता है कि हमें माफ कर दीजिए, मेरे फादर ने इस विलेज पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि आपके विलेज ने किंगडम को टैक्सेस देना बंद कर दिया, जिस वजह से उन्होंने भी आप पर ध्यान देना बंद कर दिया। वैन उनसे कहता है कि किंगडम ने जो रूल्स बनाए हैं मैं उन्हें तो बदल नहीं सकता, लेकिन विलेज को कैसे प्रोटेक्ट करना है उसके बारे में उसने 3 मेजरमेंट लिए हैं। पहला, वो इस विलेज से किंगडम को कुछ ऐसा प्रोड्यूस करेंगे जिससे वो इन्हें इग्नोर नहीं कर पाएंगे। दूसरा, मर्चेंट को यहाँ पे काम पे रखने के लिए अनगिनत सोर्सेस को जनरेट करना। तीसरा, खुद से इस विलेज को इम्प्रूव और डेवलप करना। तो वो लड़की कहती है कि ये बस कहने में ही आसान है, करने में तो इसे गंडे फट के हाथ में आ जाती है। लेकिन वैन उनसे कहता है कि अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, अब मैं आ गया हूँ ना, सब संभाल लूंगा। लेकिन वैन को कोई सीरियसली नहीं लेता क्योंकि उन्हें लगता था कि ये तो एक कांटू झांटू सा बच्चा है, क्या ही कर लेगा। लेकिन जब एस्पार्डा और डी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो उन लोगों की फट के चार हो जाती है कि इतने बड़े लोग हमारे गाँव में आए, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। बुड्ढा रोल्डो खुशी से वैन से पूछता है कि आखिर तुम्हारा मैजिक कौन सा है। वैन तो उनसे सीधा सीधा कह देता है कि उसके पास प्रोडक्शन मैजिक है तो वो उससे कॉम्बैट की ज्यादा उम्मीदें ना रखें। लेकिन प्रोडक्शन मैजिक का नाम सुनते ही इन लोगों का पानी निकल जाता है आंखों से। वो लोग वापस से डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन तभी एक गरीब विलेजर उससे पूछता है कि आखिर हम टैक्स का क्या करेंगे, वैसे भी हमारे यहाँ खाने पीने के लाले लगे हुए हैं, सरवाइव करना भी हमारे लिए मुश्किल है, तो हम 30% टैक्स कैसे देंगे। इन भिखारी की कंडीशन देखते हुए वैन कहता है कि अभी के लिए वो टैक्स को 30% से 10% पे कर देगा। पहले उसे सबकी लाइफ को सिक्योर और स्टेबल करना है। सभी गाँव वाले शौक हो जाते हैं कि अब बस उन्हें 10% ही टैक्स देना होगा, जिस वजह से वो खुश भी हो जाते हैं। वैन पहले यहाँ डिफेंस सिस्टम बनाना चाहता था जिससे विलेज प्रोटेक्ट रहे। इसका काम वो एस्पार्डा को देता है। तो एस्पार्डा भी अपने मैजिक का यूज करते हुए गाँव के चारों ओर एक डिफेंस वॉल बना देता है और अपनी औकात से बाहर का मैजिक देखकर वो लोग शौक हो जाते हैं और डिफेंस के आसपास जाल बिछाने का काम करेगा डी, जिससे अगर उन पर हमला हो भी जाए तो उनके एनिमी स्लो हो जाएंगे और फिर वो उनकी कह कर लेंगे। वैन उन सबसे कहता है कि अगर हम साथ मिल जाएं तो इस विलेज को दुबई ही बना देंगे। और अगले सीन में हम वैन को जंगल में मंगल करते हुए देखते हैं जहाँ पर उसने कुछ लड़कियां इकट्ठी की थी। वो उनमें अपना प्रोडक्शन मैजिक यूज करके पतले पतले थ्रेड्स को जोड़ के एक क्यूब टाइप बनाता है और उन दोनों को बताता है कि एक फाइबर ब्लॉक है जो कि नैनो फाइबर की तरह है। लेकिन इन दोनों को घंटा समझ में नहीं आता कि वैन ने क्या कहा। और कुछ समय बाद अपनी पलटन के साथ यहाँ ऑर्थो आता है और इतने सारे फाइबर ब्लॉक को देखकर शौक हो जाता है कि ये क्या चीज है। वो उसे बताती है कि इसे लॉर्ड वैन ने बनाया है। वो जब उन्हें चेक करता है तो वो बहुत ही हल्के थे, जैसे थोड़ा सा भी पिचकाने में उनकी दम ही निकल जाएगी। लेकिन जब वो अपनी स्वॉर्ड से उसे काटने की कोशिश करता है तो उसकी गेंडियां फट के हाथ में आ जाती हैं, लेकिन ब्लॉक का कुछ भी नहीं होता। और तो कहता है कि भाई ये क्या चीज है। हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और वैन ने फाइबर क्यूब का इस्तेमाल करके काफी सारे हथियार बना दिए थे। टेलो उससे पूछती है कि लॉर्ड वैन आपका माना खत्म नहीं हुआ क्या। वैन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पास और भी ज्यादा माना है, क्योंकि प्रोडक्शन मैजिक थोड़ा सा तो औकात के बाहर वाला मैजिक है, ये बहुत ज्यादा माना लेता है। लेकिन वैन को तो अभी भी ऐसा फील हो रहा है कि अभी उसके पास और भी ज्यादा माना है। तभी वैन एक स्वॉर्ड बनाता है जो कि देखते ही खामसिम को बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। तो वैन अपनी तलवार को उसे ही दे देता है। टिल को भी वैन की तलवार चाहिए थी, मतलब उसे भी कुछ हथियार टाइप चाहिए था। तो वैन उसे एक खतरनाक सी एक्स देता है जो देखकर टिल का दिमाग तो खराब हो जाता है, लेकिन वो उसे लेकर ऐसा दिखाती है कि उसे ये पसंद आई। लेकिन वैन को भी पता चल गया था कि टिल को ये पसंद नहीं आया है, तो वो डिसाइड करता है कि वो उसके लिए और भी अच्छी चीज बनाएगा। आगे रात हो जाती है और टिल और खामसिम एक साथ सो रहे थे। वैन सोच रहा होता है कि विलेज के डिफेंस से पहले वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर ले। वो यहाँ पर एक हाउस बनाने का सोचता है क्योंकि इतने समय से वो कैंप में ही रह रहे थे। अगले दिन हम देखते हैं कि वैन काफी सारे फाइबर्स ब्लॉक्स को यहाँ लाता है। विलेज के चीफ आकर वैन से पूछते हैं कि
आखिर वो क्या ग्राउंड मस्ती कर रहा है। वैन बताता है कि वो यहाँ पर रहने के लिए घर बना रहा है। वैसे भी इस जगह को काफी सालों से यूज नहीं किया गया, तो आपके मेंशन के लिए ये जगह बहुत ही अच्छी होगी। वैन बुड्ढे को फर्जी का थैंक यू कहता है और अपने घर को बनाना शुरू करता है। यहाँ थोड़ी एनिमेशन की बकचोदियाँ चलती हैं, जिसके बाद वैन का घर या कह लो बंगला बन के तैयार हो जाता है और अपनी औकात से बाहर की चीज देखकर सबकी गेंडियां फट के हाथ में आ जाती हैं। वो लोग उसकी चाटने लगते हैं कि वैन का प्रोडक्शन मैजिक किसी भी मैजिक से बहुत ज्यादा अच्छा है। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है, पर मुझे लगता है कि लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरा मैजिक बहुत अच्छा है। वैसे लोग भी मेरी वजह से सिक्योर फील करते हैं। तभी यह स्पाइडर कहता है कि आपने जो कहा वो सही है, लेकिन लोगों को ऐसा लॉर्ड चाहिए जो कि उनकी लाइफ को इम्प्रूव कर सके। मतलब इनकी जरूरतों को आपसे बेहतर कोई पूरा नहीं कर सकता। आप लड़ नहीं सकते, पर इनकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। बहनचोद लॉर्ड सामा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि आपने अपने मैजिक से एक पूरा घर ही बना दिया। और उसे लेकर सब लोग यहाँ वैन की चाटने लगते हैं, लेकिन ये जो गाँव वाले थे इनके घर की हालत फटी हुई चड्डी जैसी थी। तो वैन डिसाइड करता है कि वो पहले इनके ही घर को बनाएगा। वो अपने अंडमंड मैजिक का यूज करके उनके घरों को बना देता है, जो देखकर वो सारे लोग ही खुश हो जाते हैं। यहाँ बिल्कुल सामने होगा वैन का मेंशन और उसके नीचे होंगे ये अंडू पंडू घर। वैन ने इन घरों को बहुत अच्छे से बनाया था, पर फ्यूचर में वो इन्हें अपग्रेड भी करेगा। वैन ने इनके लिए घर बना दिया है, जिस वजह से वो खुश हो गए थे और वैन के लिए खाना ला रहे थे। और वैन ने तो यहाँ मेंशन के बगल में ही एक पब्लिक बाथ बना दिया था, जहाँ पर सब आकर नहाते हैं। प्यूरिल ने अपने वाटर मैजिक का यूज करके यहाँ पानी ला दिया था। अगले दिन वैन विलेज में वाटर का इंतजाम करना चाहता था। एस्पार्ड अपनी पावर का यूज करते हुए जितना हो सके उतना रिवर से यहाँ तक एक ट्रेंच बनाता है और बाकी के लोग भी उसे विलेज तक बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। इधर वैन अपनी पावर की मदद से उस ट्रेंच को मजबूत कर रहा होता है। इसी बकचोदी में ही शाम हो जाती है। वैन कहता है कि चलो हम ये काम को कल करेंगे, पर एडी कहता है कि हमें कुछ समय और काम करना पड़ेगा तो हम काम को फिनिश कर सकेंगे। लेकिन वैन कहता है कि सर इन बच्चों को तो देखो, इनका तो इतने में ही घी खत्म हो गया। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि इन्होंने वाटर कैनन बना दिया होता है, पर बारिश की वजह से ये पानी ऊपर ना जाए तो वैन वहाँ मेंशन के पीछे एक लेक बना देता है, जिससे एक्स्ट्रा पानी वहाँ जाया करे। चीफ वैन को इसके लिए थैंक यू कहता है, क्योंकि उसकी वजह से उन्हें पानी के लिए दूर जाना नहीं पड़ेगा। और तभी दूसरी तरफ हम दो लड़कियों को देखते हैं, जिनमें से एक प्योर बैडी थी। ये दोनों ही उसी रिमोट विलेज की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर अभी वैन है। लेकिन ये दोनों कौन है और वहाँ क्यों जा रही हैं, ये तो हमें अभी पता चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वैन ने अपने प्रोडक्शन मैजिक का यूज करके उस वॉल को कंक्रीट जैसा यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया था। लेकिन उसके पास अब बजट बहुत हो चुका है, जिस वजह से उसने वॉल के ऊपर हथियार भी लगा दिए थे, जिससे वो अच्छी तरह से दुश्मन की कमान मार सके। लेकिन डी ये देखकर कहता है कि अगर वैन के फादर को उसकी इस एबिलिटी के बारे में पता होता तो आज वैन फैमिली का हेड होता। तभी स्पाइडर कहता है कि ऐसा नहीं है, लॉर्ड वैन की पावर प्रोटेक्शन के लिए तो सही है, लेकिन कॉन्करर करने के लिए पावर सुटेबल नहीं है। तभी वैन उनसे कहता है कि लड़ने का कोई मतलब नहीं है, आगे जो कोई भी खतरा आता है उन्हें साथ मिलकर उसका सामना करना होगा। पर लंबी लंबी फेंकने की वजह से वैन को भूख लग जाती है। आगे हम देखते हैं कि टिल ने वैन के लिए खाना बना दिया था, लेकिन इनके पास खाना बनाने के इंग्रेडिएंट्स की भी कमी हो रही थी। तभी स्पाइडर कहता है कि उन्हें विलेज की प्रोटेक्शन के साथ रेगुलर इनकम के बारे में भी कुछ करना होगा। लॉर्ड वैन जो आपको स्वीट डिजर्ट पसंद है, उनके लिए भी यहाँ कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं बचा है। ये सुन के वैन का दिमाग खराब हो जाता है। वैन सोचता है कि अगर उसे मिठाइयाँ खानी है तो उसे कुछ करना ही होगा, उसे विलेज से कुछ सेल करना होगा। आगे हम उन सबको दिखते हैं जहाँ की वैन उन्हें लाया था। वैन को अपने बनाए हुए वेपन्स को टेस्ट करना था, लेकिन ये दोनों अपने हथियार को टेस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि वैन ने जो उन्हें वेपन दिया है वो उसे यूज करके खराब करना नहीं चाहते। भाई चाटना तो कोई इनसे सीखे। वैन कहता है कि मुझे खुशी है कि मेरे दिए हुए हथियारों को तुम इतना प्यार कर रहे हो, लेकिन चूतियों उन्हें यूज तो करो। तभी सोरा अपने ऑर्कनाइट शील्ड को निकालता है। वो बताता है कि ये शील्ड ऑर्क के बैक से बनी है, ये बहुत ही ज्यादा स्टर्डी और फ्लेक्सिबल है। तो पहले खामसिमी अपने हथियार को उस पर टेस्ट करने के लिए आता है। हाँ, बच्चे जरा जोर से मारना, कहीं तुम्हारे लग न जाए। लेकिन ये क्या, खामसिम ने तो अपने वेपन का यूज करते हुए उसकी शील्ड की ऐसी की तैसी कर दी, जो देखकर वो रोने लगता है। यानी कि वैन का बनाया हुआ हथियार अच्छे से काम कर रहा था। खामसिम कहता है कि ये तो लकड़ी का बना है, लेकिन फिर भी इतना पावरफुल है। उसके बाद वैन सोरा के वेपन को भी ठीक कर देता है, जिससे वो भी खुश हो गया था। और तभी यहाँ पर ऑर्थो आ जाता है, जो कि काफी सारे ओर्स को लाया था। ऑर्थो बताता है कि डीप फॉरेस्ट में बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, उन मॉन्स्टर्स को पेल के ही उन लोगों ने इतना सारा सामान जमा किया है। लेकिन मिथ्रिल ओर को देखने के बाद वैन तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही रेयर होता है। और तो सही बताओ, सच में ये तुम्हें फॉरेस्ट में ही मिला था? तो फिर आज तक वहाँ पर कोई माइन करने के लिए क्यों नहीं गया? और तो कहता है कि मुझे पूरा तो पता नहीं है, लेकिन ये किंगडम की रीच के बाहर है, जिस वजह से
वहाँ माइनिंग करने के लिए कोई नहीं जाता। वैन कहता है कि वैसे इतना सारा सामान मिला है, जिसका मतलब वहाँ पर रिसोर्सेज की कमी नहीं है। तभी वैन कुछ आयरन ओर्स को लेकर उनसे एक आयरन का ब्लॉक बना देता है। जोरा तो ये देखकर शॉक हो जाता है और उससे कहता है कि लॉर्ड वैन सम, आप तो कमाल के हो कि आप मेरे लिए इससे एक वेपन बना सकते हो। जोरा को एक छोटी और बड़ी तलवार चाहिए थी और तो कहता है कि भले इसे तलवार क्यों चाहिए, इसे तो वो चलाना पसंद नहीं है ना। लेकिन इनको क्या पता कि वैन की लकड़ी की तलवार ही इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आयरन वाली स्वॉर्ड तो बिल्कुल बवाल होगी। वैन पावर का यूज करते हुए एक आयरन की स्वॉर्ड बना देता है, जिससे जोरा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वैन एक लॉन्ग स्वॉर्ड भी बना देता है, जो देखकर ऑर्थो और बाकी लोग भी वैन से भीख मांगते हैं कि वो उनके लिए भी हथियार बनाए। अरे भाई लोगों, टेंशन मत लो, मैं घर जाके तुम्हारे लिए वो बना दूंगा। तभी प्यूरियल भी यहाँ आती है और कहती है ये स्वॉर्ड तो अच्छी कीमत में बिक सकती है। वैन सोचता है कि क्या होगा अगर वो मिथ्रिल से वेपन बना दे। एस्पार्डा भी आकर मिथ्रिल को देखता है और कहता है मुझे लगता है कि वहाँ आसपास डंजन हो सकती है, जिनमें ऐसे कई सारे होंगे। और तो कहता है कि क्या वहाँ एक डंजन भी है, पर इसके बारे में किसी को भी पता नहीं होगा, क्योंकि वहाँ आसपास भी जाने की किसी की गमान में दम नहीं है। एस्पार्डा कहता है कि लॉर्ड वैन समा, अगर हम उस डंजन को डिस्कवर कर लेते हैं तो हमारी सिचुएशन काफी ज्यादा बदल जाएगी, शहर में लोगों का भी आना जाना हो जाएगा। वैन कहता है एक डंजन, हाँ, अगर हमने उसे डिस्कवर कर लिया तो हमारे विलेज की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हमें बताया जाता है कि डंजन में बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं और साथ ही ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि नेशनल ट्रेजर जितनी वैल्यू रखते हैं। नॉर्मली जब किसी गिल्ड को डंजन के बारे में पता चलता है तो डंजन के सबसे पास वाली जगह यानी किसी टाउन में अपनी ब्रांच को ओपन करते हैं। लेकिन अभी दिक्कत की बात ये होती है कि विलेज के अंदर इतने ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, जिस वजह से वो नई पार्टी को वेलकम नहीं कर सकते। साथ ही में जो पास वाला नेशन है वो डंजन को हथियाने के लिए इन पर अटैक कर सकता है। और तो पूछता है कि वैन समा, तो आप ये कह रहे हो कि हमें डंजन की बात को किसी को नहीं बताना चाहिए। प्यूरिल कहती है कि अगर हम पर अटैक होगा तो आपकी फैमिली भी हमारा साथ देगी ना। वैन उसे कहता है कि देखो बहन, मेरी घर में कोई इज्जत नहीं है, जिस वजह से वो मेरी मदद करने तो नहीं आने वाले, और अगर ऊपर से उन्हें ये पता चल गया कि यहाँ एक डंजन है तो मुझे कहीं और ही भेज देंगे। तो और तो कहता है कि डंजन की डिस्कवरी से पहले आपको विलेज को जल्दी से ग्रो करना होगा। वैन यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि डंजन की डिस्कवरी के बाद उन्हें काफी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अभी के लिए वो इस बात को सीक्रेट ही रखेंगे। और अगले सीन में वैन और टेल ऐसे ही घूम रहे थे, लेकिन तभी एक बंदा भागता हुआ आता है और उन्हें बताता है कि विलेज में आर्मर लिजार्ड ने अटैक कर दिया है। ये सुनते ही वैन विलेज के गेट्स को बंद करने को कहता है। विलेज का जो मेन गेट था उसको बंद कर दिया जाता है, लेकिन लिजार्ड के अटैक की वजह से विलेज के लोगों की फटके 4 हो चुकी थी। पर वैन आकर उनसे कहता है कि वो विलेज को प्रोटेक्ट करेगा, पर ये करने के लिए उसे उनकी हेल्प चाहिए होगी। पर उसकी गैंग में इतना दम नहीं है कि वो ये अकेले कर पाएगा, उसे उनकी मदद चाहिए होगी, जिसके लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो वैन सभी को ऊपर जाने के लिए कहता है। वैन को पता चलता है कि औरतों की पार्टी विलेज से बाहर हंट करने के लिए गई है, जिस वजह से वो उनकी मदद नहीं कर सकते। वैन ऊपर जाने लगता है, लेकिन टिल उसे रोकती है और उसे जाने से मना करती है, क्योंकि उसे उसकी चिंता हो रही थी। ये देखकर वैन डी से कहता है कि डी तुम ऊपर से ही मुझे सारी इंफॉर्मेशन देना, मैं नीचे से ऑर्डर्स को इशू करूंगा। डी कहता है हाँ क्यों नहीं, आप सारा काम मुझ पर छोड़ दो, मैं इन सब की कह के ले लूंगा। डी ऊपर से वैन को बताता है कि 40 लिजार्ड है, जो कि बहुत लंबे लंबे हैं। ये सुनकर तो वैन भी शॉक हो गया था। एक आर्मर लिजार्ड को मारने में 5 नाइट्स की जरूरत होती है और उन्हें भी ये करने में दिक्कत आती है। पर वैन डी से कहता है कि वो बैलेंस सीट में आयरन बोल्ट को लोड करे। डी को लग रहा था कि आयरन बोल्ट से क्या ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो वैन के आइडिया को ट्राई करना चाहता था। वो बंदों से बैलेंस सीट में आयरन बोल्ट को लोड करने को कहता है, तो वो लोग आयरन बोल्ट को लोड करके उन पर अटैक करते हैं। तो डी देखता है कि वैन के वेपन तो लिजार्ड के आर पार हो गए थे। डी तो शॉक हो गया था कि लिजार्ड की बार में मर रहे हैं, लेकिन आयरन बोल्ट खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ लिजार्ड अभी भी बचे हुए थे। तो वैन उनसे वुडन बोल्ट का यूज करने को कहता है, तो वो वुडन वेपन का यूज करते हैं और वो भी 1 शॉट में ही उन्हें पेल रहा था, जो देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। सारे लिजार्ड यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, जिससे वो लोग इस लड़ाई को जीत गए थे। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग लिजार्ड का जितना भी बच्चा कुचा मटेरियल था वो निकाल लेते हैं। वैन यहाँ कर देखता है कि उनके पास मीट की तो बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली, जिस वजह से आज रात होती है पार्टी। जिनका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हुआ होता उनका भी पूरा हो जाता है। ये लोग तो चाइनीज से भी खतरनाक हैं, छिपकली को ही खा के अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर रहे हैं। वो लोग वैन के वेपन्स की तारीफ कर रहे थे और जो औरतों की टीम थी उनके लिए भी वैन ने वेपन्स बनाए थे, जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से काम कर रहे थे, जिस वजह से वो लोग खुश थे। ये देखकर तो डी का भी मन करता है कि उसे एक न्यू हथियार चाहिए, तो डायरेक्ट वैन के पास जाकर ही उससे कहता है। और इतना ही नहीं, डी के जो आंडू पांडू गार्ड्स थे वो भी उससे उनके वेपन के लिए कहते हैं। तो वैन कहता है कि भाई लोगों चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भी हथियार बना दूंगा। पार्टी खत्म होने के बाद औरतों और वैन की मीट सेलिंग पे
पे बात हो रही थी, जहाँ पे ऑर्थो कहता है कि अगर वैन लिजार्ड के मीट को मर्चेंट को बेचता है तो उसे हर एक के लिए 20 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। हालांकि इस केस में ज्यादातर मीट खराब ही हो जाता है, तो ट्रांसफर फीस हटा के 8 गोल्ड कॉइन ही मिलेंगे। वैन सोचता है कि अभी उनके पास बहुत सारा मीट है, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा गोल्ड कॉइन मिलेंगे, लगभग 300। लेकिन तभी एस्पार्टा बताता है कि जब भी कोई विलेज या टाउन 100 गोल्ड कॉइन को बनाता है तो उसे मार्केस को 50% टैक्स देना होता है, और इस बात को तो वो सीक्रेट भी नहीं रख सकते। जो सुनकर तो वैन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। खैर, इस सबसे भी ज्यादा वैन को इस बात की चिंता थी कि अगर वो इन सभी लिजार्ड को बेच देगा तो उसके फादर को इस विलेज की कंडीशन के बारे में पता चल जाएगा। अगर उन्हें पता चल गया कि इस विलेज की कुछ वैल्यू है तो वो वैन को यहाँ से निकाल देंगे, जिस वजह से वैन को इस गाँव में अच्छे से रहने का जो मौका मिला है वो भी उसके हाथों से चला जाएगा। तभी एस्पार्टा अपना दिमाग चलाता है और कहता है कि इस बात को छुपाना मुश्किल है, लेकिन इसके बारे में हम आपके बड़े भाई मोर्शिया को रिपोर्ट करेंगे। एस्पार्टा का प्लान ये होता है कि वो सारी लिजार्ड को हराने का क्रेडिट वैन के भाई मोर्शिया को देना चाहता था। अगले दिन 2 मर्चेंट यहाँ विलेज में आते हैं और इतने बड़े गेट को देखकर ही उनकी फटके चार हो जाती है। वो कहते हैं कि एक रिमोट विलेज है, लगता तो बिल्कुल नहीं है, हम कहीं और तो नहीं आ गए। तभी वैन ऊपर से उन्हें इंट्रोडक्शन देता है कि वो इस विलेज का लॉर्ड है। वैन उन दोनों से भी उनका नाम पूछता है। ये आगे वाले बंदे का नाम होता है बेल और पीछे वाले बंदे का नाम होता है रेंगो। जिसके बाद वैन इनको आर्मर लिजार्ड के निकाली हुए मटेरियल के पास लाता है, और इतने सारे मटेरियल को देखकर तो ये लोग शॉक हो जाते हैं। वैन पूछता है कि क्या आप ये खरीदना चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं, पर हमें इसे ट्रांसपोर्ट करने में 1 महीना लग जाएगा, क्या आप तब तक इंतजार कर सकते हो? वैन कहता है हाँ कोई बात नहीं, पर तब तक जो मीट है वो तो खराब हो जाएगा, तो पहले आप इसे ले जाएं। वो कहता है हाँ क्यों नहीं। तो वैन उनसे कहता है कि हमारे पास कुछ अच्छे क्वालिटी के वेपन्स भी हैं, क्या आप उन्हें देखना चाहोगे? वैन उन्हें अपने बनाए हुए हथियारों को दिखाता है और वो वेपन्स उन्हें काफी ज्यादा पसंद आते हैं। वो उसे कहते हैं कि इसके बदले वो उसे मुंह मांगी कीमत देंगे। तभी वैन उनसे पूछता है कि क्या वो उसके वेपन्स को प्रमोट करेंगे। जो सुनकर तो भाई इन दोनों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन वैन को भी उनके इरादों के बारे में पता था। देखो, अगर तुम सेम रोड से जाके इन वेपन्स को बेचोगे तो सबको पता चल जाएगा कि ये वेपन्स यहीं बन रहे हैं। जो सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। ये सुनकर इन दोनों की फट जाती है, लेकिन वैन के पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। वो कहता है वेपन को प्रमोट करने के बाद सेल करने से बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। वो एक्साइटेड होकर कहते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो वैन उनसे कहता है कि तुम इस विलेज में एक शॉप ओपन कर सकते हो। जो सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। एक शॉप जो हम दोनों रन करेंगे, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी ना। वो दोनों उसे धन्यवाद कहते हैं, जिसके बाद वैन उनकी शॉप को बना देता है। आज तो अपनी औकात से बाहर की चीजें देखकर ढोलू बोलू कह रहे थे कि हमने तो बस उन्हें बताया था, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल सेम टू सेम शॉप बना दी। मर्चेंट के बाद हमें इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि विलेज के बाहर आ चुके थे। इधर एस्पार्टा और वैन बात कर रहे थे कि उन्हें इस विलेज को इतना बढ़ा देना है कि इसमें 20,000 लोग आराम से रह पाए। हाँ वैन, समा आपने सही कहा, लेकिन यहाँ किसी का सामान खड़ा ही नहीं होता जिससे पॉपुलेशन बढ़ पाए। लेकिन ये सब गंदी गंदी बातें छोड़ो, हमें विलेज को थोड़ा डेवलप भी करना होगा, तभी लोग यहाँ आसानी से रह पाएंगे। वैन कहता है कि आपने कहा है तो ये सही होगा। फोर्ट्रेस टाउन कैसा होगा, क्या आपने इसका आइडिया सोचा है? वैन बताता है कि वो एक स्टार टाइप का फोर्ट्रेस टाउन बनाने वाला है। जब भी कोई वहाँ अटैक करने आएगा तो हम उन्हें एंट्रेंस से ही पेल देंगे। एस्पार्टा को भी ये डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आता है। तब एक नाइट वहाँ आकर वैन से कहता है कि पड़ोसी देश काउंट से यहाँ दूत आए हैं। ये दूत यहाँ पर ये दोनों ही होती हैं, दूत कम ज्यादा ये दूध है। जिसके बाद वैन उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है। बेडी वाली लड़की बताती है कि मेरा नाम बैन मेरा है, मैं अभी अभी प्रमोट होके विस्काउंटेस बनी हूँ, और इस छोटी बच्ची का नाम होता है आर्टे, जो कि काउंट फेरेनाडो की सबसे छोटी डॉटर है। वो लड़की उससे पूछती है कि क्या आपको पता है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं? वैन कहता है कि जितना मुझे लगता है कि आप मुझे अपनी तरफ करने आए हो। आप तो सच में कमाल की हो, आप पहले से ही जानते थे। वो उससे कहती है कि बदकिस्मती से आपको एक ऐसा लैंड दिया गया है जो कि हमारी काउंट कंट्री और एलनाटा किंगडम के बीच में है, जिस वजह से हमारी कंट्री को थोड़ा सा शक है कि आप यहाँ मार्किस फैमिली की किसी अनजाने मिशन को कर रहे हो। हालांकि एक छोटे से बच्चे को भेजना जिसे कि अपने किंगडम में प्रोडिजी माना जाता है, ये तो सही नहीं है। साथ ही में आपके पास कोई भी एलिमेंटल मैजिक भी तो नहीं है। वैन कहता है कि हाँ आपने सही कहा कि मेरे पास कोई भी एलिमेंटल मैजिक नहीं है, पर मुझे लेकर जो काउंट की चिंता है वो भी किसी काम की नहीं है। मेरे फादर ने मुझे भेजा नहीं बल्कि किंगडम से गमान पे लात मार के निकाल दिया है। मैडम जी कहती हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपने इस रिमोट विलेज को थोड़े ही समय में एक फोर्ट्रेस बना दिया। इससे अगर देखा जाए तो कम से कम आपके साथ यहाँ 500 मेजिस तो आए होंगे, जिससे वो इस रिमोट विलेज को एक नया मिलिट्री बेस बना सके। वैन तो ये सुनकर चुप ही हो जाता है। क्या हुआ बच्चे, ये सुनकर मुंह में ले लिया क्या, बोलो कुछ। पर वैन यहाँ पर जोरों जोरों से हंसने लगता है। आप तो बहुत बकचोद हो,
आप जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तो वैन उन्हें सारी बातें बता देता है कि उसके साथ बस यही लोग आए हैं और ये लोग भी अपनी मर्जी से आए हैं। उसने किसी को भी फोर्स नहीं किया। उसके फादर ने तो उसे गुड बाय भी नहीं कहा, बल्कि उसकी गमान पर लात मार के उसे किंगडम से निकाल दिया। और उसकी ये बातें सुनकर तो आरती शॉक हो जाती है। तभी पेन मेरा विलेज की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूछती है तो वैन उसे डायरेक्ट बाहर लेकर जाता है और उन सबकी ताकत दिखाता है कि देखो मेरे चेले क्या कर सकते हैं। एस्पार्डा की पावर देखकर तो वो शॉक हो जाती है कि एस्पार्डा तो एक टॉप टियर का अर्थ मैजिशियन है। तो वैन अपनी भी उसे ताकत दिखाता है। वो अपनी उसी मैजिक ब्लॉक की मदद से वहाँ एक दरवाजा बना देता है। ये देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा मैजिक एलिमेंट कौन सा है। मेरे पास प्रोडक्शन मैजिक है, इसे लोग बहुत बेकार बोलते हैं। ये सुनकर आरती शॉक हो जाती है क्योंकि शायद आरती के पास भी एक लो रैंक का मैजिक है, जिस वजह से उसे भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। वैन कहता है कि जब उसके फादर को पता चला कि उसके पास प्रोडक्शन मैजिक है तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया, पर उसके फादर को ये नहीं पता कि उसके पास इस लेवल का प्रोडक्शन मैजिक है। पेन मेरा यहाँ पर सारी चीजें समझ चुकी थी तो वो उसे सच बता देती है कि वो यहाँ आरती की शादी वैन से कराने के लिए आई है। वैन उसे समझाने लगता है कि देखो मेरी अभी कमबैक की तैयारी चल रही है तो प्लीज अभी मेरा डाउनफॉल मत करो। वैसे भी अभी मैं इस जगह को डेवलप करना चाहता हूँ। यहाँ अभी बहुत तरीके की दिक्कतें हैं, आंटू झांटू डाकू और मॉन्स्टर्स का यहाँ हमला होता ही रहता है। तभी पेन मेरा कहती है कि वो भी यहाँ लेडी आरती की मैरिज रोकने के लिए आई थी, लेकिन वैन पे इतनी ज्यादा ताकत है ये देखकर उसे पता चल गया है कि आरती यहाँ सेफ रहेगी। बल्कि अगर एज की कोई दिक्कत ना होती तो पेन मेरा भी वैन से शादी करने के लिए तैयार थी। इतनी ज्यादा अपने बारे में दो बड़ी बातें देखकर वैन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो आरती से पूछती है कि तुम्हारा क्या ख्याल है, लेकिन वैन कहता है कि अभी तो हम बच्चे हैं, मैरिज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है, इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। और पेन मेरा खुशी की वजह से आज यहीं रुकने वाली थी। फिर रात को डिनर करने के बाद वैन और आरती एक दूसरे से बात करने के लिए बाहर आए थे तो आरती उसे बताती है कि जब उसे पता चला था कि उसकी मैरिज होने वाली है तो वो बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन वैन को देखने के बाद कि वो कितना ज्यादा काइंड है अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा और वो शर्माती हुई यहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद ये सभी लोग बातें कर रहे थे। एस्पार्डा कहता है कि जैसा हमने देखा कि काउंट किंगडम आरती की शादी वैन से कराना चाहता है, इसका मतलब ये है कि आरती के पास भी कोई भी एलिमेंटल मैजिक नहीं है, उसके पास भी कोई लो रैंक का ही मैजिक होगा। वैन एक डिसीजन लेता है कि अगर आरती को शादी से कोई दिक्कत है तो भी वो बिना दिक्कत के यहाँ रह सकती है। इधर पेन मीरा ने सोचा था कि काम होने के बाद वो किंगडम में वापस चले जाएंगे, लेकिन अब उसे यहाँ अच्छा लग रहा है तो वो कुछ दिन और यहाँ रहना चाहती है, पर आरती भी इसके लिए हाँ कहती है। और यही इस बकचोद कहानी का पार्ट 1 यही एंड होता है। अगर तुम लोगों को पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर दो। बाकी थोड़ा सा भी काम पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर ही देना।